कहते हैं जो अफसर अक्सर अपनी परेशानियों में उन्हीं को मिलती है कामयाबी, उन्हीं के किस्से होते हैं आम। जी हां, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की ग्रोथ की राह तलाशने के लिए आज से हम एक नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं, एसएमई एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा। चुनौतियों के बीच छोटे कारोबारी कैसे आगे बढ़ें, किस तरह की स्ट्रैटेजीज बनाएं, नए मौके, नए अवसरों को कैसे टैप करें और किस तरह की तैयारी करें, इसी पर हम विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। हर हफ्ते हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होंगे। सीरीज का आगाज हम उस टॉपिक से कर रहे हैं जो कि कारोबार करने की लाइफलाइन है। हम आज एमएसएमईज के फाइनेंसिंग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर मंथन करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं उमेश गोविंद रेवंकर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए सर। थैंक यू। संदीप महिंद्रू साहब, सीईओ M1 एक्सचेंज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर HP कुमार, डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स, पावर टू SME, आप सभी का शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। उमेश साहब, शुरुआत में हम आप ही के पास आना चाहेंगे। आप हमें बता सकें इस बदलते दौर में आप NBFCs की भूमिका को किस तरह से देख रहे हैं, कोविड से किस तरह की लर्निंग्स रही हैं? पहले अभी पोस्ट कोविड क्या हुआ कि यहाँ दो तरीके के एसएमई है। एक सप्लाई चेन का, एक पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, लार्ज कंपनी का, लार्ज प्रोड्यूस का, लार्ज ब्रांड का एक सप्लाई चेन में एसएमई है। और दूसरी एसएमई ऐसी है कि उनका खुद का प्रोडक्ट है अनब्रांडेड, वो रूरल एरिया में, छोटे गांव में उन लोग हैं। सो अभी एक सप्लाई चेन में एक कौन सप्लाई कर रहा है मेजर वेंडर को, दे ऑलरेडी GST कंप्लायंट है। उन लोगों को मेन चैलेंज क्या होता है, लार्ज कंपनीज का पेमेंट डिले होने से उनका वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज हो जाता है और उन लोगों को एक बैंक से फंडिंग लेने का एक टाइमिंग टाइम नहीं मिलता उतना, क्योंकि बैंक से कोई भी एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए बहुत सारा रिक्वायरमेंट रहता है। वो टाइम पर टिपिकली एक स्मॉल एसएमई उन लोग एक कोलैटरल लोन लेते हैं NBFC से। उनका प्रॉपर्टी और व्हीकल कुछ भी है वो कोलैटरल करके वो दे विल टेक वर्किंग कैपिटल लोन, नहीं तो एक टर्म लोन NBFC से लेते हैं। हम आपके पास आते हैं डॉक्टर कुमार, आप हमें बता सकें जब ये काफी चैलेंजिंग फेस रहा उसमें ECLGS जो MSMEs को सपोर्ट करने के लिए उतारी गई, आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं और इसका जो रिस्पांस रहा उसको आप कैसे रीड करते हैं? जो कोविड टाइम पे ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 3 लाख करोड़ रुपए की शुरू की गई, इसका बहुत फायदा हुआ। और मेरी जो फीडबैक है उसके अनुसार जो भी यूनिट्स फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हो गई थी, दिक्कत हो रही थी उनको लिक्विडिटी में, उनको ये 20% जो एडिशनल क्रेडिट मिला उससे उनको काफी एडवांटेज हुआ। हालांकि 3 लाख करोड़ में से केवल डिसबर्समेंट जो है वो लगभग 2 लाख करोड़ या उससे थोड़ा कम ही है। तो हम लोगों ने कोशिश की कि हम गवर्नमेंट से बात करके और ये रिक्वेस्ट करें कि इसमें और कैटेगरीज को भी शामिल किया जाए। ओवरऑल जो इसका बेनिफिट है वो अच्छा रहा और MSMEs को इसका काफी लाभ मिला और उनकी लिक्विडिटी इंप्रूव हुई। इसके अलावा एक लाइन ऑफ क्रेडिट जो और शुरू की गई थी वो थी डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड, जो 20,000 करोड़ रुपए की, जो इसी के अंदर थी, 3 लाख के अंदर थी। उसका भी काफी एडवांटेज मिला, पर उसमें मतलब वो बड़ी यूजफुल स्कीम थी, हो सकती थी। उसमें दिक्कत यह है कि उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। केवल वही यूनिट्स जो स्ट्रेस थी और NPA हो गई थी, 31 मार्च 2018 शायद उसकी डेट दी थी एलिजिबिलिटी की। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स एलिजिबिलिटी था जिसमें MSMEs को समझ ही नहीं आया कि वो एलिजिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए हमारी सजेशन थी कि गवर्नमेंट इसमें बैंकों को ये हिदायत दे कि बैंकों को पता है कौन से अकाउंट्स एलिजिबल हैं, कौन से MSMEs NPA हो चुके हैं। आपको लगता है इसमें और फर्दर हैंड होल्डिंग की जरूरत थी? इनफैक्ट बैंकर्स की तरफ से भी उनको बताया जाता और सपोर्ट किया जाता तो और बेहतर होता, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने क्रेडिट गारंटी जो, क्योंकि ये 90% गारंटीड है, इसमें जो भी लोन बैंक देंगे उसमें 90% गवर्नमेंट गारंटी दे रही है, 10% केवल प्रमोटर्स को लाना है। तो मेरा व्यू ये था कि गवर्नमेंट ने गारंटी स्कीम तो बहुत प्रॉम्प्टली लागू कर दी, परंतु बैंकों की तरफ से थोड़ा और प्रोएक्टिव अप्रोच होती और वो आइडेंटिफाई करते कौन से SMEs हैं, क्योंकि उनको भी नॉलेज नहीं है कि वो एलिजिबल है कि नहीं है, इसमें उनको फैसिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
तो वो थोड़ा प्रोएक्टिव होकर आइडेंटिफाई कर लेते और उनको इनवाइट करते कि आप एलिजिबल हैं और आपको ये फैसिलिटी दी जा रही है। तो इससे और वो 20,000 करोड़ की जो स्कीम है वो बहुत अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हो पाती है। डॉक्टर कुमार, इसके कई और पहलू हैं, हम आपके पास उन पर बातचीत करेंगे, पर संदीप साहब आपके पास आना चाहेंगे। एक तरफ जैसे हम देख रहे हैं फॉर्मल क्रेडिट को जो है उसको लेकर दरकार रहती है स्मॉल बिजनेसेस को, साथ ही हमने ये भी देखा है कि डिलेड पेमेंट से एक इशू है, जैसे अभी उमेश साहब भी उसका मेंशन कर रहे थे। इन सब के बीच वर्किंग कैपिटल पर राहत देने के लिए ट्रेड्स प्लेटफॉर्म सामने आया है और उनकी उसमें हेल्प हो रही है। आप इसका पूरा हमें बता सकें, इस स्पेस में किस तरह के ट्रेंड्स आ रहे हैं, किस तरह क्या कुछ आपने ऑब्जर्व किया है और जो गैदर किया हमारे साथ कैसे शेयर करते हैं? सो ट्रेड्स एक बहुत ही यूनिक प्रोपोजिशन अब एमएसएमई के लिए निकल के आया है। यहाँ पे डिलेड पेमेंट अब आगे रहेगी ही नहीं। पिछले 2 साल में ऑलमोस्ट 32,000 करोड़ रुपए के इनवॉइसेस एमएसएमई ने अपने अर्ली पेमेंट ली है। डिलेड तो वर्ड हट गया है और हमारा जो कैप्शन होता है हम उसमें कहते हैं कल के पैसे आज, टुमारोज पेमेंट टुडे। सो इसमें एमएसएमई अपना इनवॉइस जो भी जब काम करने के बाद किसी भी बड़े उद्योग के लिए जब इनवॉइस रेज करता है, वो इनवॉइस की पेमेंट उसको अगले 5 दिन 10 दिन में इमीडिएटली ट्रेड्स के थ्रू रिलीज कर दी जाती है। तो ये उसके लिए लोन नहीं है। बड़े सारे एमएसएमई हमें बोलते हैं कि मेरे को लोन नहीं लेना है, पर ये लोन नहीं है, ये तो उसी की पेमेंट है जो उसको जल्दी मिल रही है क्योंकि उसने काम कर दिया है। और ये डिस्काउंटिंग जो होती है बिल की, उस पे उसको जो इंटरेस्ट देना होता है वो 5% से 8% पर एनम का इंटरेस्ट आ रहा है ट्रेड्स पे, क्योंकि ये मार्केट प्लेस है जहां पे बैंक्स आते हैं और वो आके आपके इनवॉइस को देख के उसको डिस्काउंट करते हैं, बिड मारते हैं अच्छा रेट देने के लिए। डॉक्टर कुमार, आप बता सकें फिर ये इस तरह से एमएसएमईज को जब इतना बेनिफिट इसके माध्यम से हो सकता है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के, तो इसका दायरा बढ़ाने के लिए ताकि और एमएसएमईज इस प्लेटफॉर्म पर आ सकें, इसका बेनिफिट ले सकें, कैसे बढ़ना चाहिए आगे? आपका क्या सोच है इस फ्रंट पर? मेरा ये कहना है कि अब चूंकि एमएसएमईज की डेफिनेशन 250 करोड़ कर दी गई है टर्नओवर की, तो इसका मतलब 250 करोड़ से ऊपर के सारे कंपनी, सारे कॉर्पोरेट्स लार्ज हो गए। तो सारे कंपनीज को 250 करोड़ से ऊपर की सारी कंपनीज को इस पे आना चाहिए। तो 250 करोड़ की जो लिमिट है वो एक आइडियल लिमिट है। 500 करोड़ से कम करके 250 करोड़ कर देना चाहिए, क्योंकि 250 करोड़ से कम के एमएसएमईज हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा 250 करोड़ से ऊपर के कॉर्पोरेट्स और पीएसयूज से। जी। दूसरी इशू ये है कि ट्रेड्स केवल 3 प्लेटफॉर्म है पूरे कंट्री में। इतना बड़ा देश है और 1 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स रजिस्टर्ड है एमएसएमईज। तो इतनी सारी संख्या को देखते हुए केवल आरबीआई ने 3 प्लेटफॉर्म्स को लाइसेंस किया है। पिछले साल माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हम इनवॉइस डिस्काउंटिंग फिनटेक के माध्यम से शुरू करेंगे, इनवॉइस डिस्काउंटिंग। अब इनवॉइस डिस्काउंटिंग को अगर पूरे कंट्री में इंप्लीमेंट करना है और डिलेड पेमेंट की समस्या को दूर करना है, तो इसके लिए और एनबीएफसीज को भी लाइसेंस करना चाहिए और परमिट करना चाहिए कि वो भी इनवॉइस डिस्काउंटिंग का काम कर सकें। और इसमें बहुत अधिक फायदा हो सकता है डिलेड पेमेंट की समस्या को दूर करने के लिए। जी, हम उमेश जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से एमएसएमई लेंडिंग लैंडस्केप में ये बदलाव की हवाएं चल रही हैं, जो ये डिजिटल फुटप्रिंट का दायरा है वो जिस तरह से बढ़ रहा है, उसको आपने ग्राउंड पर किस तरह से पाया है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि सब लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं और तुरंत सब लोगों को एक एक्सेस मिल रहा है। लेकिन बहुत सारा यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स स्पेशली, वो अभी तक एक ऑनलाइन समझ नहीं पा रहा है और उनका एक एडवांटेज नहीं ले पा रहा है। वो एक माध्यम, मोबाइल एक माध्यम है, वहां से आप लोग ऑनलाइन में एक्सेस कर सकता है। लेकिन वो इतना यूजर्स के लिए वो एक्सेस ओवर द मोबाइल अभी तक उतना एक आसान से नहीं हो पा रहा है। मेरे ख्याल से इसके लिए और टाइम लगेगा। और डॉक्टर कुमार का सजेशन तो ठीक है, आप लोग ज्यादा प्लेटफॉर्म उसको परमिशन देना पड़ेगा। उसमें ज्यादा प्लेटफॉर्म आने से मेरे ख्याल से वो बैंडविड्थ और द एबिलिटी टू जॉइन प्लेटफॉर्म बढ़ेगा। सो स्मॉलर एसएमई को इससे बहुत फायदा होगा। राइट, संदीप जी कुछ ऐड करेंगे? जी। सो जैसे डॉक्टर कुमार और उमेश जी ने बताया, तो एमएसएमईज ने 350 सिटीज से लॉग इन किया है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे अपने इनवॉइसेस डिस्काउंट करने के लिए। अभी लेटली फरवरी में हमने मोबाइल ऐप लॉन्च करी है, जिसमें अब उस 350 सिटीज में से लोग डायरेक्ट मोबाइल के थ्रू अपने इनवॉइसेस डिस्काउंट कर पा रहे हैं। नंबर 1।
गवर्नमेंट ने इस 2020 बजट में एनबीएफसीज को अलाउ करा है और उसकी नोटिफिकेशन अब बिकॉज उसके बाद कोरोना आ गया था, तो अब इस बजट पार्लियामेंट में एनबीएफसीज भी ट्रेड्स पे अलाउ हो रही हैं, और जैसे ही ये अलाउ होंगी तो लिक्विडिटी अमटीन नंबर ऑफ टाइम्स ऊपर चली जाएगी और ये एक्सपेंशन हो जाएगी। राइट, दैट इज द थिंग। ओके डॉक्टर कुमार, आप इस स्पेस में काफी लंबे समय से हैं। एक आप हमें बताइए, एमएसएमईज कहते थे टाइमली फाइनेंस, एडुकेट फाइनेंस, रीजनेबल रेट्स पर मिले, इश्यूज रहे। ये जिस तरह से अब एआई, ये साथ ही हम देख रहे हैं जो डेटा एनालिटिक्स जिस तरह की भूमिका निभा रहा है, आप आने वाला दौर किस तरह से देख रहे हैं? आने वाले दिन किस तरह से, क्या काफी एक्साइटिंग रहेंगे? देखिए, ये फाइनेंस की समस्या आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत वर्षों से मैं देख रहा हूँ, पिछले 25-30 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। इनफैक्ट हम काफी बातें करते हैं, परंतु जो गैप है वो डिमांड और सप्लाई में वो बना हुआ है। उसका कारण यह है कि एमएसएमईज बैंकों की या फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस की, वो एनबीएफसी हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं क्रेडिट वर्दीनेस प्रूव करने की, वो नहीं कर पाती है, और उनके जो पेपर वर्क है उसको पूरा नहीं कर पाती। उन्हें कंसल्टेंट्स को रेफर करना पड़ता है, उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और तो ये जो गैप है एक्सपेक्टेशन ऑफ द बैंक्स एंड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस और जो एमएसएमईज हैं, जो लोन सीकर्स हैं, उसको ब्रिज करने के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन्स जो आ रहे हैं, फिनटेक कंपनीज जो आ रही हैं, ये स्कोरिंग मॉडल ला रहे हैं, ये आईटी बेस्ड सिस्टम्स ला रहे हैं, जिसके बेसिस पे जो क्रेडिट वर्दीनेस है बोरोवर की, उसकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, उसकी जो बैकग्राउंड है, उसकी जो फ्यूचर वायबिलिटी है, ये सारी चीजें उससे इस्टेब्लिश होंगी। तो एक ये थर्ड पार्टी असेसमेंट जो हो जाएगा बाय वे ऑफ आईटी सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम, इससे बहुत हेल्प होगी ये गैप को दूर करने में। जो बैंकों की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो एनबीएफसीज हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस और जो लोन सीकर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस में, तो मेरे हिसाब से ये फिनटेक प्लेटफॉर्म्स जो आ रहे हैं और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये आईटी सिस्टम्स बन रहे हैं, इससे बहुत फायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि इसमें आने वाले समय में जो गैप है वो दूर होगा, और जो क्रेडिट का जो लगभग 25 लाख करोड़ का गैप जो वर्ल्ड बैंक की आईएफसी रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये बना हुआ है, और इसमें हालांकि एक्सपेंशन हो रहा है क्रेडिट में, परंतु डिमांड भी बढ़ रही है, और हमारी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से और एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ को देखते हुए इसमें और अधिक काम करने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस, ग्रोथ का फंडा। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द ही लौट कर आएंगे। आज हम बातचीत कर रहे हैं एमएसएमईज के फाइनेंसिंग। एमएसएमई स्पेस में एनपीए को लेकर भी कंसर्न्स रहे हैं इस एनवायरनमेंट में, आप उसको कैसे देखते हैं? एनपीए माइक्रो एसएमई में थोड़ा ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि बहुत डाइवर्स बिजनेस है और हर एक ज्योग्राफी और हर एक कल्चर में अलग अलग तरीके के एंटरप्रेन्योर्स आ जाता है। सब लोगों को मेजरमेंट करना, तुलना बहुत मुश्किल है बैंक के लिए, तो इसलिए इसका एक अंडरस्टैंडिंग और इसका एक अंदाज से एनपीए वो हम मेजर क्या करते हैं, 3 महीने नहीं आया तो एनपीए, उसका एक मेरे ख्याल से उसमें हम कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक बड़ा कॉर्पोरेट और स्मॉल एसएमई को एक माध्यम से एक तुलना बहुत मुश्किल होता है। तो एनपीए कॉन्सेप्ट हम थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि स्मॉलर एंटरप्राइजेस, उन लोगों का उनका खुद का एक बिजनेस साइकिल है, कैश फ्लोस है, उनका आधार पर थोड़ा एनपीए मेजर करना हम चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो वो एनपीए ऑप्टिकली बड़ा दिखता है लेकिन एक्चुअली वो नहीं है, क्योंकि उन लोगों का बिजनेस में कैश फ्लो फ्लक्चुएट होते रहता है, इसलिए वो हम ज्यादा एनपीए के ऊपर ध्यान नहीं देना अच्छा है, ऐसा लगता है मुझे। ओके संदीप साहब, ये बता सकें तो जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का हम बात कर रहे थे उसमें एक तरफ तो हुए एमएसएमईज जो बतौर सप्लायर्स हैं, दूसरी तरफ बड़े कॉर्पोरेट्स हुए, पीएसयूज हुए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हुए जो बतौर बायर्स हैं, और बैंक्स जो हैं बतौर फाइनेंसर्स हैं। ये कितने जनरली इसमें बैंक्स इस पूरी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी पर्सपेक्टिव दे दें क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें जैसे डॉक्टर कुमार बता रहे थे और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एमएसएमई की अपनी क्रेडेंशियल इतनी अच्छी नहीं है
कि बैंक कंफर्टेबल फील करे उसको फाइनेंस करने के लिए। और यही सोल्यूशन ट्रेड्स में सबसे बड़ा सोल्यूशन है जो हर एक एमएसएमई को समझना पड़ेगा कि उसकी क्रेडेंशियल के बेसिस के ऊपर उसको ट्रेड्स पे फाइनेंसिंग नहीं हो रही है, वो उसके कस्टमर के बेसिस के ऊपर हो रही है। देयरफॉर इट इज़, वो बहुत स्केलेबल है। मतलब इसमें कोई रोक नहीं है कि मेरी बैलेंस शीट ऐसी नहीं है तो इसलिए मुझे फंड्स नहीं मिलेंगे। राइट। और बैंक को कोई ब्रांच बैंकिंग नहीं करनी पड़ती। सारे बैंक्स में ये सेंट्रलाइज्ड फंक्शन है या रीजनल लेवल पे ये फंक्शन है। उनकी एक छोटी टीम होती है जो स्क्रीन पे बिल देख पाती है और वो बिल देख के उसके ऊपर डिस्काउंटिंग कर देती है और उनको जो फंड्स हैं उनके बैंक में अगले दिन सुबह डिजिटली मिल जाते हैं। राइट। उमेश साहब, एमएसएमईज को आगे बढ़ते हुए अब अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, चैलेंजेस हैं, तो उनको टैप करने के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी और स्पेसिफिकली फाइनेंशियल डिसिप्लिन और बाकी और कैसे और कौन से पहलू होंगे जिन पर उनको गौर करना चाहिए, खुद किस तरह से बदले आगे बढ़ने के लिए? बेसिकली अभी चैलेंजेस अभी जीएसटी कंप्लायंट एंड नॉन जीएसटी, क्योंकि बहुत सारा एसएमई ऐसा है अभी भी वो जीएसटी का एक जीएसटी में नहीं आया है, क्योंकि उन लोगों का बिजनेस तो आधा जीएसटी है आधा नॉन जीएसटी है, तो फुल्ली नॉन कंप्लायंट है। उनका पूरा बिजनेस वॉल्यूम वो एक रिकॉर्ड नहीं होता है। वो टाइम पर एक चैलेंजेस रहता है वो पर्टिकुलर एसएमई को फंडिंग बैंक और ऑर्गेनाइज सेक्टर से लेने के, इसलिए वो प्रिफर करता है कि उन लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ज्यादा फाइनेंस करे, उनका फाइनेंस कॉस्ट ज्यादा ही रहेगा। तो पीपल हु आर टोटली कंप्लायंट इन जीएसटी प्लेटफॉर्म, उन लोगों का पूरा एक रिकॉर्ड टर्नओवर सब रिकॉर्ड हो जाता है। वहां फाइनेंसिंग उनको बैंक और फ्रॉम दी ऑर्गेनाइज सेक्टर लाइक एनबीएफसी थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन एनबीएफसी दोनों साइड पे लेंडिंग कर रहा है। थोड़ा एसएमई विच आर नॉट फुल्ली ऑन टू जीएसटी प्लेटफॉर्म वहां पे थोड़ा लेंड करते हैं, लेकिन बेसिकली बेस्ड ऑन कोलैटरल, उसको मॉर्गेज बेस्ड कोलैटरल लेंडिंग होता है, वहां पे लेंडिंग रेट्स थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल से ये all the entrepreneurs or enterprises coming on GST platform and properly getting recorded, all the information getting recorded, वो important है। मेरा ख्याल से वो टाइम लगेगा, और क्योंकि बहुत सारा बिजनेस ऐसा है वो जीएसटी प्लेटफॉर्म आते ही उनका बिजनेस अनवायबल हो जाता है, क्योंकि वो रिकॉर्ड मेंटेनेंस हो, उनका बिजनेस मार्जिन हो, उनका कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप हो, सब चेंज हो जाता है। इसलिए मेरा ख्याल से इसको थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4 साल तक, लेकिन वो टाइम तक हम छोटा एसएमई को सपोर्ट करना है। गवर्नमेंट हैज टू सब्सिडाइज सम वे, सम फॉर्म, वेदर इंटरेस्ट और इन सम अदर फॉर्म, टू मेक दिस एसएमई कम ऑन द प्लेटफॉर्म, क्योंकि अनलेस गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे ये महासाध्य नहीं हो। डॉक्टर कुमार, अभी हमने देखा था फंड और फंड्स की भी बात कही गई, जिसमें एमएसएमईज को इनकरेज किया जाएगा स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग को लेकर। उसकी आगे की राह कैसे आप देखते हैं और उसमें किन पहलुओं पर खास करके ध्यान देना होगा? एसएमईज को ग्रोथ कैपिटल की आवश्यकता तो पड़ेगी, क्योंकि एसएमईज को ग्रोथ कैपिटल के लिए लिस्टिंग भी स्टॉक एक्सचेंज पे कराने की आवश्यकता है, और कई कंपनीज करा भी रही हैं। 400 से ज्यादा कंपनीज मेरे सूचना के अनुसार लिस्टिंग करा चुकी हैं, और ये बहुत आसान तरीका है स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी इक्विटी को जाके लिस्ट कराने का, और अपनी जो हिडन वेल्थ है, अपनी जो वैल्यू है अपनी कंपनी की, क्योंकि कई एसएमईज 30, 40 साल, 20 साल से एस्टैब्लिश्ड है और बहुत अच्छा काम कर रही है, उनको अपनी वैल्यू बाहर जानने की आवश्यकता है, तो वो लिस्टिंग के द्वारा हो सकती है। और अगर उनको बाहर से फंडिंग चाहिए, इक्विटी चाहिए, क्योंकि अगर एक्सपेंशन करना है और आगे क्रेडिट की आवश्यकता है इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए या नेशनल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, जैसे कि अब एसएमई की डेफिनेशन भी 50 करोड़ तक कर दी गई है इन्वेस्टमेंट की, तो नेचुरली ग्रोथ कैपिटल की आवश्यकता है। और ग्रोथ कैपिटल खाली क्रेडिट से नहीं हो सकती है, उसके लिए आपको प्रोपोर्शनेट इक्विटी की भी आवश्यकता है। तो इक्विटी के लिए है तो आप अपना पैसा लाएं प्रमोटर्स, या फिर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाके और लिस्टिंग कराएं अपनी इक्विटी को और पब्लिक से पैसा लें, उसके लिए ये फंड ऑफ फंड बहुत अधिक काम आएगा। राइट। उमेश साहब, लास्ट वर्ड आपका फंड ऑफ फंड्स पर, आप कुछ कहना चाहते हैं और एक लार्जर मैसेज आपका कम्युनिटी के लिए? मेरे ख्याल से फंड ऑफ फंड इज वेरी गुड, क्योंकि गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव होते ही बहुत सारा उसमें अट्रैक्शन आ जाता है। लेकिन लोकली
हम सब लोगों को मालूम है, बहुत सारा कम्युनिटी ऐसा है वो बिजनेस में रिस्क कैपिटल डालते हैं, उन लोग इन्वेस्ट करते हैं। वो अभी मार्केट से वो प्राइवेट कैपिटल क्या मार्केट में आ रहा था वो थोड़ा वो 4-5 साल से थोड़ा कम हो रहा है। उसके वजह से अभी बहुत सारा स्मॉल कैपिटल और स्मॉल बिजनेस और स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट का कैपिटल आना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरे ख्याल से 50,000 crores इज अ इनिशियल इनिशिएटिव। मेरे ख्याल ओवर द पीरियड इफ गवर्नमेंट कैन allocate little more, I think that will be highly appreciable, and not only from the central, it should be from the state government also. Each state government, they have to encourage the SME to flourish in their business, because state government ka revenue will get generated only from the private enterprises. So every state government has to compete and encourage the entrepreneurs to come to their state. So state government, each state government participating in this is equally very important, right. Not only central government. संदीप साहब, एक लास्ट वर्ड आपसे लेना चाहेंगे। हमने कई पहलुओं को टच किया है, आप ये भी बता सकें एमएसएमईज को, अगर कोई बायर है और वो रीपेमेंट में डिफॉल्ट करता है तो उस केस में क्या एमएसएमई भी कोई ऑब्लिगेशन होती है आपके प्लेटफॉर्म पर? नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। सो यहाँ पे एमएसएमई अपना रिसीवेबल बेच रहा है, तो इसलिए उसके बाद उसकी कलेक्शन और उसका डिलेड पेमेंट या उसका डिफॉल्ट का इंटरेस्ट रेट एमएसएमई के ऊपर 1 रुपए का भी कोई कॉस्ट नहीं आता है। वो सारा का सारा काम प्लेटफॉर्म का और बैंक्स का है। तो एमएसएमई अब बहुत ज़्यादा रिस्क फ्री हो जाता है इस प्लेटफॉर्म पे अपना रिसीवेबल सेल करने से। एंड जैसे मैंने पहले कहा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ मिलता है वो उसको बाज़ार में मिल ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ मॉडल ही ऐसा है। तो इसलिए दिस इज़ मतलब हम थैंकफुल हैं, बल्कि गवर्नमेंट के, मिनिस्ट्री के, आरबीआई के कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने कंट्री के लिए क्रिएट किया है और ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई इसका फ़ायदा उठाएंगे। अब तो इतना ही समय था। उमेश साहब थैंक यू, डॉक्टर कुमार आपका भी शुक्रिया, संदीप साहब धन्यवाद। थैंक यू। तो चलते चलते हम मशहूर इन्वेंटर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की एक बात आपके सामने रखना चाहेंगे। द ओनली डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर इज द एबिलिटी टू टेक एक्शन। जी हां, बदलते माहौल में एमएसएमईज को मजबूत इरादों के साथ इनोवेटिव तरीके से ग्रोथ के नए नए अवसरों पर काम करना चाहिए, ताकि चुनौतियों के बीच सफलता की राह पर कदम रख सकें। अगले हफ्ते एसएमई एक्सप्रेस ग्रोथ के फंडा में हम बात करेंगे एमएसएमई इंडस्ट्री की लीडिंग बॉडीज के साथ। फिलहाल नमस्कार।